दोस्तों, आज हम भाषण के बजाय एक अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में खेती किसानी का संकट क्या है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो उस खेती करने वाले तमाम खेत मजदूर, धनी किसान, मध्यम किसान, सीमांत या छोटे किसान, उनके साथ साथ तो ट्रैक्टर चलाने वाले लोग, हार्वेस्टर चलाने वाले लोग या कंबाइन चलाने वाले या जो सिंचाई करने वाले, ट्यूबवेल चलाने वाले लोग, यानी तमाम पेशे से जुड़ने वाले लोग या बकरी पालन, भैंस पालन, ये तमाम तरह के लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं वो सब के सब संकटग्रस्त हैं। ऐसा आज हम देखते हैं। ये सदियों से यह संकट चला रहा है। क्यों? क्योंकि किसान विरोधी नीति लगातार सदियों से चली आ रही है। किसान विरोधी नीतियों का नतीजा है कि सदियों से खेती किसानी संकट में पड़ा है। इसका समाधान भी है, लेकिन मैं अगले वीडियो में उस पर बात रखूंगा। लेकिन अभी खेती किसानी का संकट के जो 3 पड़ाव हैं, स्पष्ट रूप से मोटा मोटी हम विभाजित करते हैं, उसको हम चिन्हित करेंगे। वह 3 पड़ाव क्या हैं? अंग्रेजों का दौर, आजादी के बाद 1990 तक का दौर, और तीसरा है 1990 से लेकर और आज तक का दौर। ये 3 चरण, 3 पड़ाव में खेती किसानी के संकट को हम जब देखते हैं तो पहला, खेती किसानी के संकट 1765 में जब अंग्रेजों ने लगान लेना शुरू किया, 5 ही वर्ष बाद 1770 में ऐतिहासिक अकाल पड़ा, जिसमें भूख से पीड़ित होकर 1 करोड़ भारतीय नागरिक, भारतीय जनता मर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत की परंपरागत खेती थी उस पर सीधे हमला किया और अंग्रेजों की यह किसान विरोधी या कृषि नीति जो थी, यह इस महाविनाश की जिम्मेदार थी। क्योंकि अंग्रेज भारत को उपनिवेश बनाए थे, वो सभ्य बनाने नहीं आए थे। उनको अपने देश के अंदर भारी पैमाने पे जबरदस्त कारखाने लगाने थे और कारखाने लगाने का वह दौर में ब्रिटिश यानी अंग्रेज जा चुके थे, औद्योगिक क्रांति वहां कर रहे थे और भारत से उन्हें कच्चा माल चाहिए था, खाद्यान्न चाहिए था, पूंजी चाहिए था। इसके लिए भारत को उन लोगों ने उन विदेशियों के कारखानों का दास बना दिया। भारत की खेती कारखानों की दासी बन गई। क्रूर जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने इस देश में लागू किया और सीधे लगान भारी पैमाने पे क्रूर तरीके से जोर जबरदस्ती करके हमारे देश में गांव गांव में लिया जा रहा था। हमारे देश के किसानों से बेइंतहा उस जमींदारी प्रथा की पीड़ा को तमाम साहित्यकारों ने अपनी भाषा में, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, वह पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस क्रूर जमींदारी प्रथा, जबरदस्ती लगान का नतीजा था कि भारत के गांव गांव में वह क्रूर गुलामी के पैरों तले, जिसे औपनिवेशिक गुलामी कहते हैं इतिहास की भाषा में, भारत की जनता पीस रही थी। हमारे देश में जब खेती की तरफ हम देखते हैं तो परंपरागत खेती को नष्ट करके अंग्रेजों ने एक ऐसे व्यापारिक खेती की तरफ देश को ले गए जहां पे हमारे देश के अनाज या खाने वाली चीजों को किनारे लगाकर, क्योंकि उनके देश में जूट नहीं होता था, तो यह कपास, जूट उगाने के लिए या नील, अफीम, यानी एक व्यापारिक खेती करने की शुरुआत किया भारत के अंदर। और वह व्यापारिक खेती का जो
दुख था, उससे पीड़ित किसानों ने जगह जगह विद्रोह भी किया। महात्मा गांधी चंपारण में निलहे किसानों को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाया था। यह एक इतिहास का अमिट अध्याय है। तो हम लोग यह अंग्रेजों के दौर का खेती किसानी का संकट देखते हैं। दूसरा संकट है आजादी के दौर के बाद 1990 तक का दौर। सबसे बड़ी मांग हमारे देश में आजाद होने के बाद क्या थी? हमारे देश में जो विषमतापूर्ण जाति व्यवस्था, विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उस जाति का जहर अंग्रेजों ने भी आकर उस सामंती व्यवस्था में दरार डाल के अपने एक नए तरह की जमींदारी व्यवस्था जो कायम किया था। तो सबसे बड़ी मांग थी, शाहजानंद सरस्वती, राहुल संकीर्त्यायन जैसे तमाम लोगों ने इस आवाज को उठाया। किसान महासभा, किसान सभा, किसान समितियां, ऐसे तमाम संगठन बना के तो किसानों मजदूरों की सबसे बड़ी मांग थी जो जमीन को जोते बोवे वह जमीन का मालिक हुए, जमींदारी प्रथा का नाश हो। यह सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर कितनी भी गैर बराबरी थी, लेकिन खेती के जरिए सकल घरेलू उत्पाद का 56.5% खेती का हिस्सा घरेलू उत्पाद में मिलता था उस वक्त। आज भले कम हो गया है। 70% आबादी खेती पर निर्भर थी। देश के आत्मनिर्भरता का सपना हमारे देश के नौजवानों में, देश के नेताओं में लहलहा रहा था कि भारत को जो गुलामी से बाहर निकला है उसको आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। ऐसे में खेती को आत्मनिर्भर करना और उसमें खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर होना एक बड़ी मंजिल थी, बड़ी मांग थी, बड़ी जरूरत थी। तो हमारे देश में कानूनी तौर पर देश के शासक वर्ग ने, हमारे देश के जो आजाद भारत में नेता थे, राजनेता थे, उन सभी ने मिलकर उस मुख्य काम कानूनी तौर पे जमींदारी प्रथा का नाश किया, कानूनी तौर पे लगान को रोका। लेकिन अफसोसनाक है कि 75 या सैकड़ों चूड़ दरवाजे थे जिसका लाभ उठाकर जमींदारी व्यवस्था, लगान, ये सारी चीजें बरकरार रही। एक आंकड़ा बताता है कि 1973 में कि अतिरिक्त जमीन भारत में 6 करोड़ 30 लाख के करीब, 6 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर के करीब थी, जिसमें करीब 20 या 27 लाख हेक्टेयर जमीन बट पाई थी। यह 1973 का आंकड़ा है। यानी जमींदारी प्रथा का विनाश का कानून बनने के बावजूद भी 6 करोड़ 30 लाख में मात्र 27 लाख हेक्टेयर जमीन बटना, इसी का नतीजा था कि भारत में भूखमरी, भारत में जो जाति व्यवस्था था, जातिवाद था, जाति का जहर था, धर्मांधता थी, जो मर्दवादी व्यवस्था थी, इसके जैसे दर्जनों कोड भारत के अंदर जो आज तक मवाज खून रिस रहे हैं, वह जमीन के सवाल को हल नहीं किया गया। 1968 में हमारे देश के अंदर नई कृषि नीति तैयार हुई, हरित क्रांति के नाम से मशहूर रही। कुछ खास राज्यों में, सीमित राज्यों तक उसको हरित क्रांति को लाया गया। ढेर सारे मशीन, रासायनिक खाद, कीटनाशक ये हमारे खेती में मुहैया कराए गए, जिसका नतीजा हुआ कि खाद्यान्न के रूप में भारी विकास हुआ और हमारे देश में खाद्यान्न के रूप में निर्भरता मानी जाने लगी। लेकिन मात्र 10-12 सालों के अंदर उसका जो ऐब था वह सामने आ गया कि इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसान, धनी किसान, भूस्वामी किसान, जो जमींदार किसान थे। लेकिन हमारे देश के जो छोटे रकबे के, जो भारी पैमाने पे भारत के बहुसंख्यक जनता, छोटे छोटे रकबे वाली खेती वाले लोग हैं, छोटे किसान, सीमांत किसान, गरीब किसान, इन्होंने हरित क्रांति के जरिए
जो भी काम किया उससे उनको नुकसान पहुंचा। उनके ऊपर उनको लालच दिया गया कि सस्ता कर्जा है, वो कर्जा लेकर आप मशीन खरीद लीजिए, इंजन खरीद लीजिए। नतीजा क्या हुआ? सस्ते कर्ज के लोभ में लालच में फंसकर या ये हरित क्रांति में के द्वारा फंसाकर उन पर कर्ज बढ़ा दिया गया। उनके खेती में लागत बढ़ गई। होना तो यह चाहिए था कि छोटे किसानों को भारत में सार्वजनिक सोच विकसित करते हुए सार्वजनिक मशीन, सार्वजनिक संसाधन विकसित करने चाहिए थे, लेकिन भारत में छोटे किसानों की लागत बढ़ गई, छोटे किसानों पर कर्जे बढ़ गए। और 1900 इसके साथ साथ जो खेत में रासायनिक खाद पड़ते थे वह इतने अधिक बढ़ गए कि भारत की जो खेती की जमीन थी, जलवायु थी, वो भी संकट में जाने लगा। रासायनिक खाद की भी मात्रा बढ़ती गई। लगभग 1970 में जो रासायनिक खाद पड़ते थे उसका 1000% आज वहां डालना पड़ता है खाद, खेती की उर्वरता के लिए। तो ऐसे समय में जो हमारे देश में संकट था खेती किसानी का, वह आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक वो बना ही रहा। कहीं न कहीं भारत के अंदर वो जो विषमता थी, उस विषमता को हमारे देश के शासक खत्म करने के बजाय चालबाजी किए। वो हरित क्रांति जो कि विदेशियों द्वारा सुझाव दी गई थी, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी, देसी विदेशी कंपनियों के फायदे की चीज बन गई और बना रहा। उसके बाद 1990 के बाद का दौर आता है। 1990 से लेकर आज तक का जो दौर है उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो दोस्तों हमें जानना चाहिए कि डंकल प्रस्ताव, WTO, गैट समझौते, नतीजा क्या हुआ? जो आत्मनिर्भरता के लिए 200 वर्षों तक जिस गुलामी के लिए हमारे देश में लड़ा गया था, उस आत्मनिर्भरता की तिलांजलि दे दी गई। सीधे सीधे WTO समझौते, गैट समझौते, डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर के बाद हमारे देश में उस आत्मनिर्भरता की तिलांजलि देते हुए आत्मसमर्पण का रास्ता हमारे देश के सारी पूंजीवादी पार्टियों ने ले लिया। नतीजा क्या हुआ कि 200 वर्षों की गुलामी को अगर याद करते हैं तो 1990 के बाद एक नए तरह की गुलामी की शुरुआत कर दी गई। हमारे देश में इस नई गुलामी का नाम रखा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और जितने भी प्रतिबंध लगे थे कृषि उत्पाद जो विदेशी थे, 1429 कृषि उत्पादों पर जो प्रत्यक्ष प्रतिबंध कर लगते थे वह रोक हटा दिया गया। वो चीजें आके भारत में सस्ते पैमाने पर बिकने लगी और यहाँ की चीजें बाजार से आउट होने लगी। ढेर सारे कृषि विश्वविद्यालय और कृषि शोध संस्थान जो बने थे आजादी के बाद, वो भी अब खेती के लिए नहीं, कुछ निजी कंपनियों के लिए शोध करना शुरू कर दिए। उनकी दिशा निजी, बहुराष्ट्रीय या पूंजीवादी कंपनियों के पक्ष में जाने लगी। नतीजा क्या हुआ कि हमारे देश में जब हरित क्रांति आई थी तो लागत बढ़ा था, कर्ज बढ़ा था। डंकल प्रस्ताव आने के बाद हमारे देश के खेती में जो सब्सिडी दी जाती थी किसानों के खेती किसानी पर, उसको भी धीरे धीरे इन्होंने घटाना शुरू किया। उसके साथ साथ हमारे देश में निजीकरण की बाढ़ आ गई, भीषण बेरोजगारी की बाढ़ आने लगी। सारे सार्वजनिक संस्थानों को बेचा खरीदा जाने लगा, विनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, न महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, ऐसे सैकड़ों चीजें हम गिना सकते हैं कि भारत की स्थिति इतनी डबाडोल हो गई। एक आंकड़ा बताता है कि 2016 में हमारे देश में 3000 करोड़ खेती में सब्सिडी घटा दी गई मोदी सरकार के समय, 3000 करोड़। और वही 2016 में ही 5 लाख करोड़
एक तरफ 3,000 करोड़ सब्सिडी किसानों की घटाई जाती है, तो दूसरे तरफ पूंजीपतियों को 5 लाख करोड़ छूट दे दी गई। एमएसपी का सवाल है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आजादी के बाद हर चीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी और सरकारी तौर पे चीजों को कोटा के तहत लोगों को, गरीबों को मुहैया कराने की बात हुई थी। वह एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए आज किसान लड़ रहे हैं। आज तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। वह पूंजीपतियों के फायदे में रहा। जो सरकारी खरीद होनी चाहिए खाद्यान्न का, वह विस्तार नहीं हो पाया और कंपनियां ठेका खेती करने के लिए करार करें, इसका पूरे देश में माहौल बनाया गया। ऐसी कृषि नीतियां बनाई जाने लगी भारत में। यह पूंजीवाद नहीं, यह कारपोरेट विकास या साम्राज्यवादी पूंजीवादी लूट का दौर 1990 के बाद शुरू हुआ। नतीजा क्या हुआ कि भारत के अंदर जो बहुसंख्यक छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, यह चौतरफा संकट में फंस गए। चौतरफा संकट में फंसने का नतीजा क्या हुआ कि भीषण आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ। लगभग 10 सालों के दौरान एक आंकड़ा आता है 90 के 10 सालों का कि 3 लाख किसान आत्महत्या कर लिए। ये कर्ज, बढ़ती लागत, ये चौतरफा संकट में फंसकर हमारे देश में हरित क्रांति, जहां भूमिहीन किसानों को मजदूर, खेतीहर मजदूर बनाया था, वहां 1990 के बाद जो इंसानी काम थे खेती में वो कम होने लगे और मशीनीकरण बढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो गांव के लोग हैं वो गांव छोड़ने के लिए नौजवान मजबूर हो गए और बाहर खेती उद्योग भी धंधे नहीं थे कि वहां पे वो टिक सकें, तो वह ऐसे मजदूर हो गए, सस्ते मजदूर बन गए। एक आंकड़ा है कि 100 में 34 लोग गांव में सिर्फ खेती में कुछ काम पाते हैं, शेष लोग बेकार पड़े रहते हैं। 1990 में से लेकर अब तक बताया जाता है कि 4 करोड़ लोग खेती छोड़ चुके हैं और 40% तो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि कोई नया विकल्प मिल जाए तो हम खेती छोड़ दें। एक सरकारी सर्वे आता है जिसमें बताया जाता है कि आज भारत में 80% किसानों पर कर्ज 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। 97% जिसमें छोटे मझोले किसान हैं और वित्त मंत्रालय का ही बताया गया है कि हर किसान परिवार पर औसतन 1,10,000 रुपये सालाना कर्ज है। तो ऐसे में सर पर कर्ज, भारी कर्ज, आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं, उसकी उम्मीद नहीं, चारों ओर हताशा, निराशा, खेती किसानी से जुड़ा हुआ इंसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। यह एक भीषण संकट का विषय है। आज के अध्याय में इस संकट का क्या समाधान होना चाहिए, भिन्न भिन्न समाधानों में सबसे सही समाधान क्या होगा, इस पर बात करेंगे। जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।